हेलो गाइज, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट हिस्ट्री क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है जैसा कि सिलेबस पूरा हो चुका है और सिलेबस पूरा होने के बाद जैसा कि मैंने आपकी प्रिपरेशन के लिए अनसॉल्व क्वेश्चन कराना शुरू किया है। तो पिछले वीडियो में आपने अनसॉल्व का 2 सेक्शन देखा था कि 2020 का जो भी अनसॉल्व आपके पेपर में क्वेश्चन था मैंने उसको कराया था, ठीक है। और 20 का ही एक दूसरा सेट आज हम कराने का प्रयास कर रहे हैं और आई होप कि जो भी पढ़े हो सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कहीं से कुछ बाहर नहीं है। और जो भी टॉपिक हमने अभी सिलेबस पे पढ़ाया है फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर, उसी टॉपिक से हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज एक बार फिर से आप लोगों को अनसॉल्व क्वेश्चन कराने के लिए इस वीडियो को प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है और जैसा कि बोला अनसॉल्व का तो अनसॉल्व क्वेश्चन में है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ अर्थ लघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन दिए गए हैं और कुछ दीर्घ उत्तरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो फटाफट चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस चैनल पर, ठीक है, आपको अनसॉल्व क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आपके सामने लिखा है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी पौधे में पत्ती में, ठीक है, किसी पौधे के पत्ती में, दोस्तों प्लांट मीन्स जान ही रहे हो, प्लांट में क्या होता है, स्टेम होता है, रूट होता है, लीव्स होती हैं। तो जो उनकी लीव्स होती हैं अर्थात पत्तियां होती हैं, उसी की बात कर रहा है कि इनकी पत्तियों में क्या है, कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या यदि 24 है, कितनी है, गुणसूत्रों की संख्या यदि 24 है तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। इनके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो आपके सामने यहाँ पर विकल्प दिया है कि कितना है, कह रहा है कि यदि कोशिका के पत्ती में, कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। आपको याद होगा मैंने जनन पुष्पी पौधों में जनन में भ्रूणपोष के बारे में बताया था और उसी भ्रूणपोष के अंतर्गत मैंने ये बताया था कि भ्रूणपोष क्या है, किससे बनता है। अगर थोड़ा सा केयर करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑब्जेक्टिव है 12, 24, 36, 48, 4 विकल्प दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होगा कितना, 36 आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम देखी गई, ठीक है। अर्थात जो एसिड रेन होता है सर्वप्रथम उस एसिड रेन को कहाँ पर देखा गया, किस देश में देखा गया, ठीक है। पहले तो ये जानो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो सिंपल, जब फर्स्ट रेन होती है अर्थात जब पहली बारिश होती है तो वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं, ये पानी के साथ घुल करके अम्ल के रूप में नीचे गिरती हैं, उसी को अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। और इस अम्ल वर्षा के कारण ही आपका तो ताजमहल है आगरा का धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जैसे वायुमंडल में है आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब बारिश होता है तो बारिश के जल के साथ ये मिक्स होकर के H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिल करके H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाती है और यही जल के साथ घुल करके पृथ्वी पर गिरती है। इसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं दोस्तों। और ये सबसे पहले कहाँ देखी गई पूछ रहा है, विकल्प है अमेरिका में, स्कैंडिया में, भारत में, कनाडा में। तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आपको चूज करना है कि सर्वप्रथम ये कहाँ देखा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अमेरिका में देखा गया। कहाँ पे देखा गया, अमेरिका में सबसे पहले इसको देखा गया। लेकिन आज अमेरिका से शुरू है, पूरे विश्व में अम्लीय वर्षा का प्रभाव है और जो कि वातावरण प्रदूषण होने के कारण वायुमंडल में CO2 और SO2 गैस की सांद्रता बढ़ने के कारण होती है, ठीक है। और जब बारिश होता है तो बारिश के जल में ये इस तरह से मिलकर रिएक्शन करके H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल और कार्बोनिक अम्ल के रूप में घुलकर जहां पर गिरती हैं, पत्थर पर गिरेगी, उसकी चमक खत्म कर देगी, फसलों को नुकसान पहुंचाएंगी। इस तरह से प्राचीन इमारत, मूर्तियां, धरोहर धीरे धीरे क्या होती हैं, क्षय हो जाएंगे और आने वाले समय में ये धीरे धीरे क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अम्लीय वर्षा कहाँ देखा गया, अमेरिका में देखा गया, ठीक है। फिर बात आती है द्विसंकर क्रॉस का अनुपात क्या है, अर्थात इसमें मेंडल का जो दूसरा प्रयोग आपको बताए थे कि हरा गोल, और आपको मैंने बताया था याद होगा मेंडल के 2 प्रयोग, जिसमें एक संकर प्रयोग, द्विसंकर प्रयोग। एक संकर प्रयोग में मेंडल ने क्या किया, लंबे बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया था। लेकिन द्विसंकर प्रयोग में अगर आपको ध्यान हो तो गोल
और हरे झुर्रीदार गोल पीले 2 प्रकार के मटर के पौधों के बीजों को लिया था और उसमें जब क्रॉस कराया था तो पौधों का अनुपात आपको मिला था 9:3:3:1 और ये क्या है, प्रथम एक संकर प्रयोग का अनुपात है, ठीक है। और द्विसंकर वाले प्रयोग में F2 पीढ़ी के पौधों का अनुपात 9:3:3:1 मिला था, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं नर मधुमक्खी का विकास किससे होता है। तो ये मैंने पिछले अभी कल परसों वाले वीडियो में बताया था कि नर मधुमक्खी को ड्रोन कहते हैं। मैंने कहा था आपको याद होना चाहिए कि कुल मिला के अगर हम यहाँ बात करें तो जो फीमेल मधुमक्खी होती है और मेल होता है, फीमेल में 32 और मेल में 16 गुणसूत्र होते हैं और फीमेल का 32 16 सेक्शन में बटा होता है। और जब ये ड्रोन इसके साथ प्रजनन करता है तो इसका 16 इसके 16 से मिला 32 बना, तो ये मादा मक्खी बनती है, रानी मक्खी बनती है, मादा मक्खी बनती है। और ये जो ये वाला 16 बच्चा ये किसी से नहीं मिल पाया तो ये बिना निषेचन के ही क्या करेगा, डेवलप हो जाएगा 16 अर्थात मेल का निर्माण करे, क्योंकि मेल में 16 होता है। तो मेल का निर्माण किससे हो रहा है, यन के मिलने से 16 या बिना मिले। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये 16 बिना मिले बना और 16 मादा में नहीं बल्कि नर में होता है। तो हम कह सकते हैं नर मधुमक्खी का विकास किससे होता है, अनिषेचित अंडे से होता है, ठीक है। और निषेचित अंडे से रानी मक्खी का निर्माण होता है। ये विकल्प आपका गलत है, नो या नो कुछ नहीं, आपका ये सही होगा, ठीक है। अनिषेचित अंडे से इसका निर्माण होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, फिर क्वेश्चन आता है बेटा टर्नर सिंड्रोम क्या है, व्हाट डू अबाउट टर्नर सिंड्रोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सिंड्रोम क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है, जब बेबी फॉर्मेशन हो रहा होता है भ्रूण में, उसी समय गुणसूत्रों की गड़बड़ी हो जाती है और गुणसूत्रों की गड़बड़ी के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं बच्चे में, उसी को सिंड्रोम का नाम दिया जाता है, ठीक है कि नहीं। क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, संलक्षण कहते हैं। और यह कुल मिलाकर के 3 प्रकार का इंटर में है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। मैंने तीनों का वीडियो आपको दिया है, अगर आप बैक जाके देखेंगे तीनों वीडियो आपको वहाँ पे दोस्तों मिल जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो अब हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम क्या है। तो सिंपल सा कि जब किसी भी व्यक्ति में या किसी महिला में, पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये रोग ज़्यादातर स्त्रियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, स्त्रियों में। तो इसलिए हम सिर्फ स्त्रियों की चर्चा करेंगे, ठीक है। कि जब स्त्री में, मैं आपसे एक बार कमेंट बॉक्स में चाहूँगा फीमेल में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मेल होता है उसमें XY गुणसूत्र होता है और जो महिला होती है उसमें XX लिंग गुणसूत्र होता है। तो ये 2 X गुणसूत्र होना चाहिए किसी भी फीमेल में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये 5000 अगर लड़कियां पैदा हो रही हैं तो उसमें एक लड़की ऐसे पैदा हो जाती है जिसमें लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। कितना होता है, 1 ही गुणसूत्र होता है। तो ऐसी स्थिति में 44 + 1 45 गुणसूत्र रह जाता है। और 1 लिंग गुणसूत्र की कमी से वो महिला पूर्ण महिला नहीं, पूर्ण नारी नहीं, बल्कि अर्ध महिला अर्ध नारी के रूप में विकसित होती है। अर्थात उनमें मासिक धर्म नहीं होते हैं, अंडाणु नहीं बनते हैं और जनन क्रिया के लिए वो नपुंसक होती है, अर्थात अपनी संतान को पैदा नहीं कर पाएगी। क्योंकि नॉर्मल स्त्री में 2 X होने चाहिए और लेकिन इसमें 1 ही X होता है। यही इसकी पहचान है टर्नर सिंड्रोम की, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखना चाहोगे आप तो यहाँ लिख भी सकते हो आंसर में कि जब स्त्री में 2 लिंग गुणसूत्र अर्थात XX के बजाय 2 लिंग गुणसूत्र XX के बजाय केवल 1 लिंग गुणसूत्र ओनली X, ठीक, X पाया जाता है तो इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और टर्नर सिंड्रोम इसका लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। अब आप बताइए कि किसी भी बॉडी में 44 प्लस, ठीक है, 44 प्लस XX ये जोड़ा होना चाहिए। एक नॉर्मल स्त्री में 44 समजात गुणसूत्र, बाकी 2 लिंग गुणसूत्र, 44 2 46 होने चाहिए। लेकिन कि अगर ये 2 के बजाय 1 ही हो गया, 44 से टोटल 45 गुणसूत्र ही हो रहा है,
तो मानव में 46 होना चाहिए लेकिन 45 हो रहा है, तो ऐसी स्त्रियां क्या होंगी, सामान्य नहीं होती हैं बल्कि असामान्य होती हैं, नपुंसक होती हैं, इसमें अंडाणु बनने की क्षमता नहीं होती है और आर्तोचक्र नहीं होता है और इस तरह से स्तन अल्पविकसित होते हैं। ये सारे लक्षण पाए जाते हैं, इसी को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं और ये पिछला वीडियो आप देखोगे तो समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा ब्लैक आ रहा होगा तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए क्योंकि लाइट कट गई है और लाइट कटने की वजह से थोड़ा सा वीडियो डिम आ रहा होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए तो हमें वीडियो बनाना ही पड़ रहा है, इसलिए आपको ये वीडियो दिया जा रहा है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियोइड्स क्या है, तो ये भी दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि ओपियोइड्स किसे कहते हैं और क्या होता है ओपियोइड्स। ठीक है, हम 1 मिनट के लिए इसको हटा लेते हैं यहाँ पे जो पहले से लिखा था। ठीक है, ओपियोइड्स क्या होता है, तो ओपियोइड्स एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है, मैंने आपको ये भी बताया है। ठीक है, जिसमें बताया था आपको कि अफीम, चरस, इन सब की बात की थी हमने। तो आपको ओपियोइड्स क्या है इस पर टिप्पणी लिखने को कह रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओपियोइड्स क्या होता है। ठीक है, तो यह एक नशीला पदार्थ है जो ओपियम पापी नामक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, यह अफीम एक तरह से समझ लीजिए नशीला पदार्थ है और इसका उपयोग नशा करने में किया जाता है और इसके प्रयोग करने से तंत्रिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं और उत्तेजित होने के कारण ये सुख का आभास कराती हैं, लेकिन ये क्या होता है, मस्तिष्क और तंत्रिकाओं पर बेटा बुरा प्रभाव डालने का काम करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। तो ये आपका हो गया ओपियोइड्स। ठीक है, फिर बात करते हैं कि गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ाने में पुरुषों द्वारा अपनाए गए रोधों को समझाइए। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आपको ध्यान देने की जरूरत है कि रोध क्या होता है। ठीक है, क्या है रोध, रोध मतलब होता है बैरियर, अर्थात ठीक है, कहने का मतलब ऐसे विधियों को बताइए जिसको पुरुष अपना करके जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं, अर्थात संतान की संख्या को रोक सके, एक सीमित अर्थात सीधा सीधा बोले तो परिवार नियोजन कर सकें। क्या कर सकें, परिवार नियोजन कर सकें, तो वही आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको 2 विधियां पता भी होगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि गर्भ निरोधक बढ़ाने वाले, गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ाने में पुरुषों द्वारा अपनाए गए रोध निम्न है। नंबर 1 आप कंडोम कह सकते हैं और दूसरा आप कह सकते हैं नसबंदी। ठीक है, नसबंदी, ये 2 बेहतर उपाय हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है, अर्थात परिवार नियोजन की प्लान को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सभी लोग परिचित होंगे। ठीक है, प्रजनन के समय क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाए तो शुक्राणु क्या होते हैं, मादा की बॉडी में नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अर्थात बेबी नहीं बनता है। ठीक है, और दूसरा नसबंदी क्या है, तो रटना ही, नस को बंद करना ही नसबंदी कहलाता है। तो आपको मैंने बताया था, याद होगा, नर जनन तंत्र में 2 शुक्र नलिकाएं थी जो वृषण से जुड़ी हुई थी साइड में। तो जब क्या करते, नसबंदी करते, तो उसी नलिकाओं को, शुक्र नलिका को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि प्रजनन के समय शुक्राणुओं का उत्पादन क्या होता है, रुक जाता है और मादा की बॉडी में न जाकर ये क्या करते हैं, वो लोग जनसंख्या नियंत्रण का कार्य करते हैं। और पुरुषों में जो नसबंदी होती है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, वैक्सोटोमी कहते हैं, और महिलाओं में होता है तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, तो ये वैक्सोटोमी की बात कर रहा है, तो ये वैक्सोटोमी, इसको अपना करके भी क्या होता है, गर्भ निरोधक क्षमता को रोध उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है मानव जीनोम परियोजना क्या है, MGP क्या होता है। ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। तो मानव ह्यूमन जीनोम का G परियोजना, प्रोजेक्ट P, ये संक्षिप्त में भी आपसे पूछ लेगा कि HGP क्या होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, HGP, H फॉर ह्यूमन, मानव, G फॉर जीनोम, P फॉर प्रोजेक्ट, अर्थात मानव जीनोम
प्रोजेक्ट कहलाता है, ठीक है, HGP कहते हैं इसे। ओके, अब ये है क्या दोस्तों, इसे महामानव परियोजना या महापरियोजना के नाम से भी जानते हैं। इसका भी वीडियो मैंने आपको दिया था और वहाँ बताया था कि MGP क्या होता है, अर्थात मानव परियोजना या फिर महापरियोजना किसे कहते हैं। हो सकता है पेपर में MGP या GP के नाम से आए या मानव जीनोम परियोजना, या कह दे कि महापरियोजना किसे कहते हैं। महापरियोजना मतलब ऐसी परियोजना जो असीमित समय के लिए हो, जिसका कोई टाइम निश्चित ना हो पूरा होने का, और साथ में खरबों रुपए अरबों रुपए इतना पैसा लग जाए, ठीक है, कि अनगिनत, अभी तक किसी प्रोजेक्ट में उतना पैसा नहीं लगा है। तो मैं आपको बता दूं कि मानव में जो जीनोम होता है, ठीक है, अर्थात मानव में पाए जाने वाले समस्त DNA के ऊपर जो गुणसूत्र होते जीन होते हैं, उन जीनों को पहचानना और पहचान करके उनके द्वारा व्यक्त लक्षणों की पहचान करके, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसे मानव जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। और यदि इस पर सफलता पा लिया गया तो इसका उद्देश्य है कि मानव में होने वाले असाध्य कैंसर और एड्स जैसी घातक रोगों को भी क्या करना, नियंत्रित करना, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, ठीक है। और अमेरिका ने सबसे पहले इस पे अपना क्या किया, खरबों डॉलर रुपए लगाकर इस परियोजना पर अपना काम चालू कर दिया है। और इसको पूरा करने के बाद पूरे विश्व में जो असाध्य रोग हैं, कैंसर एड्स जैसे जो और बीमारियां हैं, उनको नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाएगा। यही उद्देश्य है मानव जीनोम परियोजना का। दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य भी बताइए, तो वही आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने इसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है गाइस। तो अब बात करते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। पिछले वीडियो में मैंने इसको बताया है प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है यार। दैट सिंपल कि प्रतिबंधन एंजाइम ऐसा एंजाइम जो DNA के अवांछित खंडों को काट करके क्या कर दे, अलग कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। और इसे DNA की आणविक कैंची भी कहते हैं, ठीक है। याद है पिछला वीडियो मैंने परसों नरसों वाले में दिया था, देख लीजिएगा। तो फिर से वही क्वेश्चन दोस्तों, अब जो भी आंसर चलेगा उसी में क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में जो आंसर कराए वो रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रतिबंधन एंजाइम में लिख सकते हो कि DNA के अवांछित खंडों को, DNA के अवांछित खंडों को काटने में प्रयुक्त एंजाइम को प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और इसे DNA की कैंची भी कहते हैं। क्या कहते हैं, DNA की कैंची भी कहते हैं या आणविक कैंची कहते हैं। और इसी के साथ साथ, ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल अगर आप देना चाहोगे, इसका सीधा सा एग्जाम्पल आपका क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। किसी एक प्रतिबंधन एंजाइम का नाम पूछे तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हुआ। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी में एक क्वेश्चन आपका है, बायोपायरेसी क्या है, अर्थात जैव दस्युता किसे कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया है, जिसमें आपको पेटेंट जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर मैंने बताया था पेटेंट और बायोपायरेसी क्या होता है, ठीक है। बायोपायरेसी की हिंदू में जैव दस्युता कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, फिर से सुन लीजिए एक बार, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुने कि बायोपायरेसी क्या है, ठीक है। मे बी पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सभी लोग कान खोल कर सुने कि अगर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है, मतलब जो एक से अधिक देशों में काम कर रही हो, बहुराष्ट्रीय मतलब ये होता है मल्टीनेशनल, ठीक है। कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश या किसी व्यक्ति के जैविक संसाधनों का, ठीक है, बिना उस व्यक्ति के या उस देश के परमिशन के, ठीक है, वो कंपनी उसके संसाधनों का उपयोग करती है, या बिना उसको क्षतिपूर्ति दिए हुए कि भाई आपका इतना नुकसान हो रहा है, मुझे ये चाहिए, आप इसको ले लीजिए, तो बिना उसके क्षतिपूर्ति, बिना उसके अनुमोदन के अगर वह कंपनी उसके संसाधनों का प्रयोग करे, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं, अर्थात जैव दस्युता कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बायोपायरेसी, ठीक है। यहाँ पर समझ सकते हो, सपोज करिए कि ये आपका कोई एरिया है, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए इंडिया के इस भूभाग में
मान लीजिए कोई खनिज तत्व है, ठीक है, कोई खनिज तत्व है। अब ये आपका है मान लीजिए अमेरिका, क्या है, अमेरिका। अब इसको ये चीज़ चाहिए, इस खनिज को चाहिए, तो ये पहले इससे क्या करेगी, इंडियन गवर्नमेंट से बात करेगी कि भाई मुझे ये चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कहेगा कि मुझे इसके बदले में इतना आपको क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, तब हम इसको देंगे। तो अगर ये इसके क्षतिपूर्ति को दे करके इसको यूज करती है, जिसे तो हम ये बायोपायरेसी नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बिना इसके इजाज़त के, बिना इंडियन सरकार गवर्नमेंट परमिशन के, अगर ये अमेरिकन कंपनी या अमेरिका देश की कोई कंपनी या किसी देश कोई कंपनी इस भारत के इस खनिज को या पदार्थ को या जैविक संसाधन का प्रयोग कर लेती है बिना इसको क्षतिपूर्ति दिए, बिना इसका आदेश के, तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं, अर्थात जैवदस्युता कहते हैं दोस्तों, ठीक है, बायोपायरेसी कहते हैं, ठीक है। तो गाइज थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, लाइट कट गई है, लाइट कटने वजह से आपको क्लियर वीडियो नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन चूंकि वीडियो रेगुलर चाहिए इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी। तो हम वीडियो को यहीं पे कट कर देते हैं, मिलते हैं कल से फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।